नमस्कार दोस्तों। सवाल है, क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी और टीम नरेंद्र मोदी घबरा गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी देश की तमाम संस्थाओं का इस्तेमाल अपने वोट बैंक के लिए करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरात में वहां के मुद्दों को लेकर के इतनी परेशान है कि उसके कारण वह फूल जलूल बातें और कांग्रेस पर हमला करती है? क्या आम आदमी पार्टी को वो इसीलिए लेकर के गई है और आम आदमी पार्टी को जो नाराज वोट है उससे वो चला जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की आईटी टीम काम कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सेना और दूसरी चीजों का इस्तेमाल कर रही है वह तभी होता रहा है? और क्या भारतीय जनता पार्टी भारत की सीमाओं को असुरक्षित कर दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने? तो यह सवाल है और इन्हीं सवालों को लेकर के हम आपके पास आए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, जब बात हो रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू। अब वो पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश में। आज भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल अमित मालवी, उन्होंने जो आईटी सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर उस पर राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे में हंसी तब आती है कि जो यात्रा तिरंगा के साथ चल रही है, जिसमें तिरंगे की बात हो रही है, आखिर कैसे हो सकता है? जब पूरी यात्रा राहुल गांधी की पाकिस्तान के समर्थन पर चल रही हो, जिस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हो, ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं? तो इस एडिटेड वीडियो को लेकर के सारी चीजें आई कि किस तरीके से साजिश की गई, क्या है। भाजपा नेता जिस तरीके से इस वीडियो को लगातार वो कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, तो इससे समझ में आता है शायद वो डरे हुए हैं और उनके डर की बहुत सारी वजहें हैं और वो वजह उन्हें चिंता पे ले जाती। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट, इसे कांग्रेस के इतिहास की पुनरावृत्ति भी कहा जा सकता है। जब कांग्रेस में गांधी जी का प्रवेश हुआ था चंपारण में 1916 में, उन्होंने जब प्रवेश किया और अंग्रेजी साम्राज्य को पहली बार सवालों से घिरना पड़ा तो यह देश किसका है, अंग्रेजी साम्राज्य को मिलने वाली यह पहली चुनौती थी। तो राहुल गांधी इस नए भारत में, 21वीं सदी के भारत में पहले व्यक्ति हैं जो चुनौती दे रहे हैं अंग्रेजों के बिल्कुल शरणागत रहे उस विचारधारा की पार्टी के सत्ता में होने पर। तो वो आज उसको लेकर के कर रहे हैं और वो किस तरीके से करते हैं। गांधी जी पर उस समय मुकदमा भी दर्ज किया जाता है और भी चीज की जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं होती उस जनशक्ति को देखकर कि उनको गिरफ्तार किया। तो यह स्थिति, जब यह स्थिति हो तो आपको याद करना कैसे कांग्रेस को बदनाम करने के लिए संघ प्रायोजित, आरएसएस प्रायोजित जो है अन्ना आंदोलन 2011 में खड़ा किया गया था। तो उदाहरण है जो दिल्ली में, और यह आंदोलन किस तरीके से उनकी उपज था, साजिश था, प्रयोग था, इसको समझा जा सकता है। इसकी भनक किसी को नहीं लगी और बाद में पता चला कि जो विवेकानंद फाउंडेशन है वो अजीत डोभाल का
था वही उसके संस्थापक अध्यक्ष थे और किस तरीके से वो आज प्रधानमंत्री के तब से सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं। उसके अलावा किरण बेदी हो, तमाम जस्टिस हेंगड़े हो और तमाम सारे लोग वो जो खड़े थे वो कैसे उस साजिश का हिस्सा थे अब सामने आने लगा है। तमाम सारे लोग उस साजिश से अलग हो चुके हैं क्योंकि वो जान चुके हैं कि वो साजिश थी और उसमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद उस आंदोलन में साथ खड़ा हो गया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं ये तो भ्रष्टाचार खत्म करने वाला आंदोलन, लेकिन पता चला बाद में ये क्या है। लेकिन जब तक पता चला तब तक देर हो चुकी थी। तमाम सारी चीजें, भ्रष्ट नौकरशाही, नकली बाबा, जो तमाम एक्टिविस्ट और ये सब जो माल जुटाया गया, कारपोरेट ने जिस तरह से उसमें फंडिंग की, जिस तरीके से सारी चीजें हुई, आप उन सब बातों को समझ सकते हैं। और यह व्यूह रचना थी और उस व्यूह रचना का क्या हुआ कि पूरी तरीके से सबको समझा दिया गया कि जो मौजूदा सरकार है, मनमोहन सिंह की सरकार है, वो भ्रष्ट है, भ्रष्टतम है। और उसके बाद में सबने आकर के कि नहीं एक अच्छे और उस व्यक्ति को देंगे और इस तरीके से पहले दिल्ली में सरकार बदली, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। तो प्रयोग हुए, ये छोटे छोटे प्रयोग थे, समझ में लोगों को नहीं। चलिए अब इन प्रयोगों की स्थिति देख लेते हैं कि इन प्रयोगों में हुआ क्या। इन प्रयोगों में यह हुआ कि हमने देश की सुरक्षा को लेकर के, उसमें याद करिए तमाम आर्मी की वर्दी पहने लोग खड़े थे, तो आप जान लीजिए पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में अब सेना का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? चुनाव जीतने के। ये कभी नहीं होता। तमाम लोग सवाल करते हैं तो क्या पहले नहीं होता था? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, अब हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि चीन की जो सीमा है लद्दाख पर, वहां पर PP-15 तक हम लोग पेट्रोलिंग करते थे और आज ये स्थिति है भारतीय सेना वहां PP-16 से भी पीछे हट गई। तो आप ये समझ लीजिए जो 50 साल से हमारे कब्जे में था वो 40 किलोमीटर, करीब 50 किलोमीटर पड़ता है पूरा इलाका, वो इलाका, और ये वर्ग किलोमीटर में देखेंगे तो करीब करीब 1000 वर्ग किलोमीटर का वो इलाका है, से ज्यादा का है। और वो इलाका आज उनके कब्जे में आ गया है। इसको लेकर लद्दाख के काउंसलर कंचोक स्टेनजेन, उन्होंने इसको पूरी चीजें बताई कि किस तरीके से 50 साल से वहां पर परमानेंट पोस्ट थी भारत की और उसे हटा दिया, उसे पीछे लिया और चरागाह की भूमि होती थी, बफर एरिया होता था और वहां पर जाकर के सब वो कर लेते थे। आज वो उनको सौंप दिया गया। तो आप इसको समझ सकते हैं। तो ये जो इलाका है ये किस तरीके से, फिर आज की तारीख में फिंगर 4 और फिंगर 3 के बीच का एरिया भी बफर जोन बन गया। अब आप कल्पना कीजिए कि जब इस तरह की स्थितियां हो तो निश्चित रूप से आज नए LAC के बारे में किसी को पता ही नहीं है कि क्या है। तो उस तरह की स्थिति है, जो स्थानीय लोग हैं वो सारे सच को जानते हैं क्योंकि वो आंखों से देखते हैं। ये वैसी स्थिति है जैसे गुजरात में सच सब जानते हैं कि मोदी क्या है। आज गुजरात में विरोध हो रहा है, तमाम जगह विरोध हो रहा है। गुजरात में जो गुजरात का पूरा उद्योग है वो विरोध कर रहा है और 27 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है। और हालत ये हो गई है कि जब गुजरात राज्य कांग्रेस के शासन में था, 1 रुपया कर्ज नहीं था, 0 कर्ज में हिंदुस्तान का इकलौता राज्य है जो सरप्लस उसका राजस्व का स्टेट। और उस स्टेट में स्थिति ये कि जहां 1 रुपया कर्ज नहीं होता था, 0 कर्ज होता था, उनके बजट आप पुराने देख लीजिए। आज उस राज्य पर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। और इस कर्ज के बाद वहां पर हालत क्या है? ना तो सही ढंग से वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना वहां की जो है स्कूल है, शिक्षा के साथ साथ सारी चीजें बर्बाद हैं। ड्रॉप आउट रेट किस तरीके से बढ़ गया है और सारी चीजें, और तमाम सारे इंडेक्स में वो पीछे है। कुपोषण में स्थिति ये, तो गुजरात कुपोषण का शिकार है। जब आप ये जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से
उसके बाद में कारोबार वहां बहुत अच्छे होते थे, तो आप समझिए सारे कारोबार, और डायमंड कारोबार तो नरेंद्र मोदी को बहुत बड़े फंडिंग करता था। आज स्थिति है उस डायमंड कारोबार में भी नरेंद्र मोदी की स्थिति खराब हो, क्योंकि बड़ा व्यापारी तो उनके साथ खड़ा है, लेकिन जो वहां का कामगार है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हो गया और उसने झटका दे दिया है। यूनियन ने चुनाव में बहिष्कार करने का किया है, तो बीजेपी के बहिष्कार का जो उन्होंने किया उसको समझिए। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में जो श्रम कानून थे, दूसरी चीजें थी, उन सबको जिस तरीके से रौंद दिया गया, जिस तरीके से सारी चीजें उनके पक्ष में कर दी गई मालिकों के, और उनका शोषण हो रहा है, ये बहुत बड़ी है। और ये यूनियन में इसमें पटीदार कम्युनिटी के लोगों की संख्या बहुत है, जो भारतीय जनता पार्टी को ये बड़े वोट है। आप इससे समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। अब एक वो बताते हैं, दिल्ली के थिंक टैंक स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी ने गुजरात का एक सर्वे किया, उसमें बताया कि गुजरात के 41% युवा और 40% व्यापारी और 39% किसान बीजेपी की 27 साल की सरकार से पूरी तरह नाखुश, पूरी तरह, और इसको बखूबी सरकार जानती है। इसके बाद 15,000 नौकरियों के वायदे कर दिए गए और ये सोचा गया कि हम इससे जीतेंगे। सरकारी नौकरियों के लिए साल में 2 लाख रुपए ट्यूशन पर खर्च कर चुके युवा 30 साल के होने को हैं, लेकिन कुछ नहीं है, उनकी शादी नहीं हो रही, कई भूखे रह के नौकरियां और उसका इंतजार कर रहे हैं, और तो ये स्थिति है, और इसको मीडिया दिखाता नहीं है। तो ये स्थिति, तो अब क्या किया गया, यह लोग चूंकि खिलाफ हो रहे थे, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी तमाम युवाओं की, एक आईटी से जुड़े हुए युवाओं की फौज बनाई, उनको पैसा दिया, और उनके जरिए अब पूरी जगह यह कहलवाया जा रहा है कि चलो भाजपा से तो हम नाराज हैं, इतने दिन उन्होंने कुछ किया नहीं, हम उनको तो वो कर रहे हैं, तो अब हम, लेकिन कांग्रेस जो है सुस्त है, वो आएगी नहीं, इसलिए अब हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। मतलब जो वोट भाजपा के खिलाफ जा रहा था उसे डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। यदि उसका 2%, 10%, 5% जो भी उसका चला जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान होने वाला था वो नुकसान खत्म हो जाएगा। यही बात है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल बार बार एक ही बात कह रहे हैं, अब कांग्रेस तो छोड़ के भाग गई, कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही, सारे कह रहे हैं कांग्रेस भाग गई, तो कांग्रेस को वोट देके वोट बेकार मत करना। सबको वोट दें, कांग्रेस को देने का बेकार है, कांग्रेस को तो वोट मत देना। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक कैसे मिला जुला खेल है। फिर आ जाइए वही अन्ना आंदोलन, इसीलिए मैंने उसका जिक्र किया, वही अन्ना आंदोलन की तरह की स्थिति। अब गुजरात में समझ लीजिए आप, गुजरात और मध्य प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां एग्रीकल्चर से जुड़े कामगारों की मजदूरी या मेहनताना की दर देश में सबसे कम है। गुजरात में 220 रुपया प्रतिदिन का मिलता है और मध्य प्रदेश में 270 रुपए मिलता है, जबकि देश में जो देश की औसत वो है मेहनताना, वो है 323 रुपया है। तो आप समझ सकते हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में भी कृषि कामगारों की जो स्थिति है, वेतन की जो दर है राष्ट्रीय औसत दर से कम है, पर इन राज्यों से ज्यादा है। यूपी में 288 है, बिहार में 290 है, महाराष्ट्र में 284 है। तो आप इससे समझिए देश के कृषि कामगारों की सबसे अधिक दर केरल में है जो 726 रुपए। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, तमिलनाडु में जो कृषि कामगारों की दरें हैं वो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश में सबसे बुरी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। यही वजह है कि जब राहुल गांधी की यात्रा हमारा भी खींच-खाच के हमें फोटो भेज दीजिए। मध्य प्रदेश पहुंची है, तो इस तरह के झूठ के हमले होने लगे। और ये जो टर्निंग पॉइंट है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, और इसके कारण ये घबराए हुए, और उस घबराए होने के कारण अब ये खेल शुरू हो गया। तो ये जो खेल है ये इस तरीके से कि खेल कि जनता को गुलाम बनाओ
उसकी पूंजी खींचकर सत्ता के पास रखो, सत्ता के जो चहेते पूंजीपति हैं उनको दे दो और उसके जरिए सत्ता हासिल करने के लिए उसका खर्च कर दो। तो ये नरेंद्र मोदी बार बार आतंकवाद की बात करते हैं, धन की बात करते हैं। आरबीआई का आपको याद होगा, इसी के नाम पे उन्होंने नोटबंदी की, तमाम सारी चीजें की थी। लेकिन आज स्थिति क्या है, जब वो आतंकवाद की बात करते हैं, नक्सलवाद की बात करते हैं, तो उस आदिवासी को वो खत्म करने की बात करते हैं जो उनके अन्याय के खिलाफ बोलता है, जो उनके जल जमीन जंगल पर कारपोरेट को कब्जा कराए जाने के खिलाफ बोलता है। और वो आतंकवाद पर किस पर बोलते हैं? वो तब बोलते हैं जब उनको उसे वोट बैंक में तब्दील करना होता है, जब उन्हें सेना का इस्तेमाल करना होता है। और आपको याद होगा 2 दिन पहले सेना के जो लेफ्टिनेंट जनरल है द्विवेदी, उन्होंने आकर के क्या कहा कि बताया कि कश्मीर में 300 से अधिक आतंकी सक्रिय हैं, एक। और दूसरा कहा कि केंद्र सरकार जिस दिन इशारा कर दे हम पीओके पे कब्जा कर लेंगे हमारे पास। ये तो आप समझिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक और ये पुलवामा में मरवा करके और सब कुछ करके और किस तरीके से किया गया वो भी आपके सामने। ऐसे ही गुजरात में आतंक का, अपराधियों का डर दिखा करके ये किया जाता है, जबकि उन्हें पोषित कौन करता रहा है, उन अपराधियों को और आतंक को। यदि इसका भी इतिहास निकालेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही दामन दागदार आपको दिखाई देगा। तो यह स्थिति है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में जब वो आतंकवाद को लेकर के कहते हैं कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने बिना वो आराम से नहीं बैठेंगे, तो ये तो सुनने की बात लगती है। लेकिन होता क्या है, वो आतंकवाद की सबसे बड़ी एक मुलजिम प्रज्ञा ठाकुर को जो है अपना सांसद बना देते हैं, संदेश देते हैं। वो गुजरात के दंगों के दोषियों के परिवारों को टिकट दे देते हैं और इस तरह से। तो जो ये उनकी प्रयोगशाला है, नफरत की प्रयोगशाला, कारपोरेट की प्रयोगशाला, लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है उसकी प्रयोगशाला, और जब हम न जीत रहे हो तो हमारे लोग आ जाएं सामने उसकी प्रयोगशाला, तो इस पर वो काम करते हैं। और इसी पर उन्होंने बंगाल में भी काम किया। वो जान रहे थे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होगी, तो देखिए कैसे खेल खेला गया। ममता बनर्जी के सबसे खास शुभेंदु अधिकारी अचानक छोड़ जाते हैं पार्टी, ममता के खिलाफ लड़ते हैं, ममता और वो होती है, और उसके बाद में लगता है कि हाँ सीधा युद्ध हो रहा है, और उसके बाद पूरी पब्लिक को हो जाती है। कांग्रेस और वाम दल भी सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, इस समय लड़ाई जो है नफरत और उसके बीच की है, तो साथ देना चाहिए। और नतीजा ये होता है वो साफ हो जाते हैं और ममता जीत जाती है। अब क्या हो रहा है उसके बाद में भ्रष्टाचार खुलासे, फिर अब अकेले अकेले फिर मारने का भी क्रम चल जाता है। ममता के खिलाफ पूरा ईडी और दूसरे इस्तेमाल होने लग गए। उसके बाद में आज की एक ताजा है कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के साथ में मिलती है और कहती है कि तो मेरा भाई है। अब आप समझिए, वही शुभेंदु अधिकारी जिनको लेकर के जाने क्या क्या कहा जा रहा था, नंदीग्राम सीट पर जिस तरीके से वो किया जा रहा था, तमाम आम लोग मर रहे थे और ममता बनर्जी अपनी झूठी टूटी टांग दिखा रही थी, और जैसे ही चुनाव हुआ वैसे ही वो सब ठीक हो गया। तो यह स्थिति है, इससे आप समझिए। तो वो शुभेंदु अधिकारी आज उन्हें भाई लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी को लेकर के, और उनको लेके वो बार बार कही चुकी है उनका ईडी सीबीआई और इसके छापे में और इसमें कोई वो नहीं है, ये तो भाजपा के कुछ और नेता कर रहे हैं, उनका कोई वो नहीं है। तो सबको क्लीन चिट दे रही हैं, उनके खिलाफ एक भी शब्द बोलने से डरती हैं, और अदानी के साथ बैठ करके किस तरीके से वो गले लगती हैं, इसको आप समझ सकते। तो अब खेल को आप समझिए, इस देश के अंदर किस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के उस अपने सपने को, आरएसएस के सपने को जो 1924 में देखा गया था, उसे पूरा करने के किस तरीके से छद्म विपक्ष खड़ा किया जाता है, उसके जरिए किस तरीके से कांग्रेस, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी विचारधारा का मूल जो लड़ाई है वो विचारधारा कांग्रेस से, और कांग्रेस ही लड़ती है, इसलिए उसे कैसे खत्म किया जाता है। आपने यूपी में भी देखा कैसे बसपा का इस्तेमाल हुआ, कैसे ओवैसी का इस्तेमाल होता है, किस तरीके से होता है, सब कुछ सामने है। अब जब सब सामने है
तो सच को पहचानना आपको पड़ेगा। अब गुजरात में यही खेल चल रहा है और गुजरात के बाद दूसरे राज्यों में भी चलेगा। तो इससे आप इस पूरे खेल को समझिए, जानिए किस ढंग से सत्ता और इसका एक गठजोड़ है जो नफरत के साथ मिलकर के खेल करता है, जो देश को भी लुटवा रहा है, देश की सीमाओं को भी बर्बाद कर रहा है। और दूसरी तो यह है सत्य है। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपसे आग्रह करता हूं, सच को जानिए, पहचानिए, क्योंकि ये सच जानना बेहद जरूरी है। जय हिंद।